हेलो फ्रेंड्स, भारत और रूस की दोस्ती के विषय में हमें किसी तरह के अलंकार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम सब भारत और रूस की गहरी दोस्ती के गवाह हैं। भारत जब जब संकटों से घिरा है उस समय उसने रूस का साथ मांगा है और रूस ने हर एक मुश्किल के दौर में भारत के साथ हमेशा सहयोग किया है और भारत का साथ दिया है। वो फिर चाहे किसी तरह का युद्ध हो या किसी तरह की आपदा हो। इन्हीं सब के बीच में अभी हाल में एक खबर बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है। भारत में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट में जो रूस के 8 बिलियन डॉलर निष्क्रिय पड़े थे, रूस ने उन 8 बिलियन डॉलर्स में से 4 बिलियन डॉलर के भारत के जो निर्मित हथियार हैं उनकी खरीद फरोख्त की है। इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महकमे में हलचलें बहुत तेज हैं। तमाम देश अलग अलग प्रकार की कयासें लगा रहे हैं और लगाना भी बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जो देश अब तक रूस सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय बड़े मुल्कों से हथियार की खरीद फरोख्त करता रहा हो, अचानक अगर वो रूस जैसे दुनिया के सबसे बड़ी परमाणु शक्ति को हथियारों की सप्लाई करता है तो इसके निश्चित तौर पर कई मायने हैं। इसे दुनिया का कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने केवल रूस को ही नहीं, भारत आज की तारीख में दुनिया के 80 छोटे बड़े देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। अभी ये तो मैंने आपको रूस की घटना बताई कि रूस ने अपने वोस्ट्रो अकाउंट्स के जो 8 बिलियन डॉलर निष्क्रिय पड़े थे उसमें से 4 बिलियन डॉलर के भारतीय हथियार खरीदे हैं। अगर मैं इसी में इजराइल को जोड़ूं या इजराइल के साथ में यूएई को जोड़ूं या मैं और भी देश जैसे हम लोग फिलीपींस का भी नाम इसी में शुमार कर सकते हैं। फिलीपींस के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि फिलीपींस परंपरागत रूप से चाइना का विरोधी है और फिलीपींस ने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का जो नेवल वर्जन है उसे परचेज किया है। तो ऐसे में जब भी कभी अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन के समीकरण बनेंगे या बिगड़ेंगे तो उस स्थिति में भारत के हथियार बहुत ही निर्णायक स्थिति में होंगे। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में भारतीय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के भी आक्रामकता को बखूबी देखा है, जिसने पूरे युद्ध की स्थिति को बदल दिया है। साथियों, ऐसे में हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारा देश आज की तिथि में दुनिया के बड़े बड़े देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में तमाम एक्सपोर्ट से आने वाली विदेशी मुद्रा के साथ साथ अब एक और बड़ी मद जुड़ गई है जिसे हम हथियारों की श्रेणी कहते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन से बने हुए तमाम सामान तो हम बेचते ही थे, समुद्री उत्पाद बेचते थे, चाय कॉफी बेचते थे, लेकिन चाय कॉफी, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग मशीन टूल्स के उपकरण बेचने के साथ साथ अब हमारी गिनती दुनिया के वेपन एक्सपोर्टर्स में होती है। हमारे हृदय बहुत ही गर्वित होते हैं, हमारा मस्तक फक्र से ऊंचा होता है। ऐसी स्थिति में जो अभी मैंने आपको वॉस्ट्रो अकाउंट का जिक्र किया कि जो भारत में रूस ने खरीद फरोख्त की है, वो अपने वॉस्ट्रो अकाउंट में जो निष्क्रिय पड़े 8 अरब रुपए थे, 8 बिलियन डॉलर थे और 8 बिलियन डॉलर से ही। तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं साथियों, इसकी जानकारी के लिए आप बहुत सामान्य भाषा में ये समझिए कि अगर रूस को भारत में कोई खरीद फरोख्त करनी है तो इस खरीद फरोख्त को आसान बनाने के लिए अभी आरबीआई ने अपने भारत देश में कार्यरत 20 बैंकों को, अपने 22 भागीदार राष्ट्रों के बैंकों को एसआरवीए अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। एसआरवीए का मतलब है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। ये 92 अकाउंट, 92 अकाउंट्स ओपन किए गए हैं और इसमें से रशिया भी एक है। ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, इसको बहुत साधारण भाषा में ऐसे समझिए। वॉस्ट्रो अकाउंट होते क्या हैं? वॉस्ट्रो अकाउंट एक इस तरह का अकाउंट होता है जो किसी भी देश की बैंक के द्वारा दूसरे देश की बैंक के खाते को ऑपरेट करने की अनुमति देता है। अब अगर हम भारत और रूस का एग्जांपल लें, जैसे रूस को भारत में व्यापार करना है तो उसे अपनी मुद्रा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर भारतीय मुद्रा लेनी पड़ेगी, फिर भारत में व्यापार करके भारतीय स्थानीय व्यापारियों को भारत की करेंसी में भुगतान करना पड़ेगा। और अगर उसे यहां से कोई चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है तो इसी तरह की प्रक्रिया उसे अपनानी पड़ेगी। इससे बढ़िया भारत ने एक नए तरीके की मैकेनिज्म बनाई है कि रूस का अकाउंट भारत में
किसी भारतीय बैंक के साथ खोला जाएगा और वो स्थानीय करेंसी में यानी भारत की करेंसी में खोला जाएगा। तो ये रूस के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा और भारत के पर्सपेक्टिव से ये वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। वॉस्ट्रो अकाउंट का लैटिन में मतलब होता है आपका और नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा। एक ही अकाउंट को दो अलग अलग देशों के दृष्टिकोण से उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे रूस का भारत की किसी बैंक में खाता है तो उसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे, और ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा रूस का, वो वॉस्ट्रो अकाउंट स्थानीय मुद्रा में होगा, अर्थात भारत की मुद्रा में होगा। अगर भारत को ऐसा ही काम रूस में करना है तो रूस में भारत को वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो रूस की बैंक के लिए वो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा, लेकिन भारत के लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। इन दो शब्दों का मूलतः लैटिन में मतलब होता है, वॉस्ट्रो का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, और नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा। तो जैसे अगर इसका फुल फ्रेज हम लोग देखते हैं, नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा खाता आपकी पुस्तकों पर, और वॉस्ट्रो का मतलब होता है आपका खाता हमारी पुस्तकों पर। तो इसलिए भारत के पर्सपेक्टिव से अगर भारत कहेगा रूस से, तो भारत रूस से ही तो कहेगा आपका खाता हमारी पुस्तकों पर, और अगर रूस कहेगा तो कहेगा हमारा खाता आपकी पुस्तकों पर। तो रूस के दृष्टिकोण से नॉस्ट्रो और भारत के दृष्टिकोण से वॉस्ट्रो। तो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स एक ही इकाई के दो अलग अलग संदर्भ हैं। तो इस तरह से जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में द्विपक्षीय लेन देन को ईज करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, या भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, लेन देन को सुलभ बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा ओपन करवाए गए। अब जब मैंने ये बताया कि जो भारतीय वॉस्ट्रो अकाउंट में रूस के $8 बिलियन निष्क्रिय पड़े थे, तो ये $8 बिलियन अचानक आ कहां से गए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो भारत में अभी रूस ने कच्चे तेल को एक्सपोर्ट किया है। अभी आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के वार के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस के तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। तो जब रूस के तेल एक्सपोर्ट पर, कच्चे तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा, तो रूस ने यह कच्चा तेल सस्ते दामों पर भारत को सप्लाई किया, भारत को एक्सपोर्ट किया। तो यही भारत को कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में हुई बढ़ोतरी का पैसा उस रूस के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में आ गया। पश्चिमी देशों के द्वारा यह प्रतिबंध भारत के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। इसने भारत और रूस को वास्तव में और करीब आने का मौका दिया, एक दूसरे की संस्कृति के साथ साथ एक दूसरे की आर्थिक जरूरतों को भी समझने और पुनः परिभाषित करने का मौका दिया। और यही परिणाम हुआ कि पश्चिमी देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, और पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को भारत की तरफ धकेला। और इन प्रतिबंधों के द्वारा जब रूस का भारत के साथ गहरा संबंध स्थापित हुआ, तो रूस भारतीय हथियारों की गुणवत्ता के संपर्क में आया और उसने अपने पैसे को भारतीय घरेलू निर्मित या भारतीय घरेलू उत्पादित हथियारों पर इन्वेस्ट किया, या उनको इंपोर्ट करने पर इन्वेस्ट किया। तो यह हम सब भारतीयों के लिए एक फख्र और गौरव की बात है। अब अगर हम लोग वेपन की बात या वेपन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सीप्री की रिपोर्ट की भी यहां पर चर्चा होनी चाहिए। सीप्री एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो अंतरराष्ट्रीय हथियारों की खरीद फरोख्त, अंतरराष्ट्रीय हथियारों के जमावड़े और हथियारों से जुड़ी हुई तमाम सूचनाओं का संकलन करती है और उनका प्रसारण करती है। अगर सीप्री का हम लोग पूरा नाम जानना चाहें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता है। सीप्री की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत $83.6 बिलियन के खर्च के साथ हथियारों की दुनिया में चौथे स्थान पर बना हुआ है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर है और उसके बाद क्रमशः रूस और चीन का स्थान है। तो सीप्री की रिपोर्ट में चौथे स्थान पर आना भारत के लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। यह निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतीय के गौरव और सम्मान में अभिवृद्धि करता है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अपने देश में ही हथियारों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है और इस क्षेत्र को प्राथमिकता के केंद्र में रख रहा है। आने वाले समय में हम वैश्विक स्तर पर अमेरिका और रूस जैसी ताकतों के साथ एक समानांतर ताकत बनकर खड़े होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है।
आज हमने इस अध्याय की शुरुआत की है और अध्याय की शुरुआत इतनी बड़ी की है कि हमने किसी छोटे मोटे देश के साथ ही व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं किए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने अब रूस जैसे बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देशों को भी अपने हथियारों की सप्लाई करके यह साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय हथियारों के निर्माण की गुणवत्ता हम पूरे मानकों पर खरी उतारते हैं। थैंक यू।